नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सुख और दुख की परिभाषा बेहद सब्जेक्टिव होती है, यानी कोई चीज जो मुझे खुशी देती है वो किसी और के लिए दुख का कारण हो सकता है। तो फिर कैसे डिसाइड हो कि कौन खुश है और कौन दुखी? आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस तरह की बातें क्यों कर रही हूं। तो आपको बता दूं कि 20 मार्च को हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और हमेशा की तरह कल हमारे सामने आई इस साल की हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी इस बात का खुलासा हुआ है कि कौन सा देश है सबसे खुशहाल और कौन फिलहाल है बेहाल। भारत की इस लिस्ट में रैंकिंग देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर असल में खुशहाली क्या है। खैर, डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही है। लाखों लोगों को महामारी के चलते जान गंवानी पड़ी। इस बीच फिनलैंड के लगातार 5वीं बार सबसे खुशहाल देश बनने की खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र के सालाना हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। दुनिया के टॉप 5 सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड खुशहाल देश माने जा रहे हैं। 146 देशों की इस लिस्ट में भारत को 136वां स्थान मिला है। हालांकि इस बार की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में बेहतर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुशहाल माना गया है। लिस्ट में पाकिस्तान को 121वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि नेपाल 84, बांग्लादेश 94 और श्रीलंका 127वें पायदान पर है। 18 मार्च को जारी इस रिपोर्ट में खुशी के एहसास, जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी में ऑप्शन चुनने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार के बारे में सोच को आधार मानकर रैंकिंग दी गई है। कुदरती खूबसूरती और झीलों के देश फिनलैंड को हेल्थ, प्रति व्यक्ति आय, मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद, करप्शन, सोशल ट्रस्ट, सामाजिक उदारता और जीवन के अहम फैसले लेने की आजादी के लिए जाना जाता है। इन्हीं बातों की वजह से फिनलैंड को लगातार 5 साल से सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है, जबकि रिपोर्ट आने के बाद भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी सियासत होने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भारत बहुत जल्द नफरत और गुस्से के चार्ट में टॉप पर होगा। ईटी नाउ स्वदेश। वैसे बात तो बुरी लगने वाली है कि आखिर हमें इतनी खराब रैंकिंग क्यों मिल रही है, जबकि आध्यात्मिक सोच में भारत आज भी बहुत आगे है। हम लोगों को सकारात्मकता की शिक्षा देते हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या खुशहाली में पीछे रहने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही है? खुशहाली और सक्सेस में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही हैं? क्या है खुशहाली के असली मायने? कैसे निश्चित हो कि कोई इंसान खुश है या नहीं? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ हैप्पी प्लस कंसल्टिंग के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर आशीष अंबास्ता का, सीनियर साइकोथेरेपिस्ट कनन कनकिया हमारे साथ हैं और फिटनेस एक्सपर्ट भरत अधिकारी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो कनन, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि साफ तौर से रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत और भारतीय खुश नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में हम वाकई सिर्फ 3 पायदान ऊपर चढ़ पाए हैं पिछले साल के मुकाबले, जो कि अपने आप में बहुत दुखी बात है या नाखुश होने वाली बात है। जिस तरह से आप एनालाइज करते हैं, जिस तरह से आप खुशहाली को समझते हैं, क्या कोई परिभाषा हो सकती है खुश रहने की? खुश रहने का मतलब क्या है? पहले तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम फर्क जाने कि खुशी का मीनिंग क्या है, खुश रहने का डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सब मटेरियल चीजें हैं और आप खुश हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी कुछ जरूरियात की चीज है पर फिर भी आप अनहैप्पी हो। तो खुशी का मीनिंग क्या है? What is happiness? Happiness basically
इतना डिफरेंट है मटेरियलिस्टिक और सब से कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस इज अचीव्ड। जहां पे सक्सेस हम अर्न कर सकते हैं, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि सक्सेस जर्नी है, पर हैप्पीनेस तो आपका एंड है, राइट? सक्सेस कई बार खत्म हो जाएगा, पर हैप्पीनेस इज समथिंग कि जो कल चलता रहेगा सक्सेस के बाद भी। तो हैप्पीनेस का डेफिनेशन इतना स्मॉल है कि इट इज हाउ यू परसीव लाइफ। आपकी क्या परिभाषा है पर्सनली हैप्पीनेस के बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही कस्टमाइज कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का। और जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि जो चीज़ मुझे शायद खुशी देती है, नॉट नेसेसरी कि वो बाकियों को भी खुशी दे। लेकिन कस्टमाइज कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी डॉक्टर आशीष, भारत खुश क्यों नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस रिपोर्ट को मैं पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूं और पिछले 3-4 सालों में स्थिति थोड़ी खराब हुई, 144th पे हम गए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। और इसलिए लास्ट ईयर से मैंने इसकी भी तैयारी शुरू की और वही क्वेश्चंस जो यूएन पूछता है हर एक कंट्रीज में, उनके 3000 सैंपल्स होते हैं। हमने 20,000 सैंपल्स पे इंडिया के अक्रॉस ऑल स्टेट्स में जाके वही सवाल पूछे जो यूएन पूछता है। और हमारे हिसाब से जो स्कोर, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर है लाइफ इवैल्यूएशन का, जिसपे उन्होंने हमें 3.77 दिया है, उस पर हमारा स्कोर 6.8 था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो एस्पेक्ट है कि हम इतने दुखी हैं इन कंपैरिजन टू कंट्रीज जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जहाँ की सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे इस रिपोर्ट में, और श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इकोनॉमिकली कल्चरली हम बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो जहाँ पे एक कोई नेपाल 86 पे और हम 136 पे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये समझना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि सोशल जो साथ है लोगों का वो कितना है इंडिया में। वो स्कोर इंडिया में हमारे रिसर्च के हिसाब से 87% है, जबकि वही स्कोर उसी पैरामीटर पे यूएन हमें बता रहा है 59%, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। बट जब आप इसको एक कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की फ्रीडम ऑफ चॉइस कितनी है, तो ये हमारे हिसाब से वो 71% है, सॉरी यूएन के हिसाब से वो 89% है, विच इज प्रीटी गुड। तो जब एक तरफ आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो दूसरी तरफ आप इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? तो आई थिंक समवेयर मैं ये समझता हूँ कि हम उतने दुखी नहीं है जितना ये रिपोर्ट हमें बता रहा है। यहाँ पे आपने कुछ बातें हाईलाइट की हैं, कुछ रीजंस आपने हाईलाइट किए हैं। अगर मैं रिपोर्ट को छोड़ भी दूँ, अगर रिपोर्ट को केवल हम बेस मानकर चलें, तो जो भी वजह है डॉक्टर आशीष यहाँ पर बताई गई है नाखुश होने की, अगर वो सही नहीं है, तो फिर इसके वजह और क्या वजह हो सकती है जो आपको लगता है कि एक ज़मीनी हकीकत है और शायद भारतीयों के नाखुश होने की वजह हो सकती है? करण ने यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं एक निजी बात है। हैप्पीनेस हम जैसे कहते हैं, ये हर किसी के लिए पर्सनल क्वेश्चन होता है, हाँ, लेकिन जो फैक्टर्स इस रिपोर्ट में काउंट किए गए हैं, अगर आपके मुताबिक वो तथ्य कुछ हद तक सही नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? दो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो ये होता है जिसको हम मैक्रो कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें आपकी करप्शन के ऊपर परसेप्शन, आपकी जेनरोसिटी के ऊपर परसेप्शन, आपकी लाइफ इवैल्यूएशन के ऊपर परसेप्शन होती है, जिन पे आपका एज एन इंडिविजुअल कोई खास कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज ये एक सिस्टम की बात होती है। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है माइक्रो लेवल, जहाँ पे आप आपसे रिलेटेड चीजें, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो आपके खुद के अकाउंटेबिलिटी पे होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएन ने ये वाला पार्ट मिस किया है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल माइक्रो लेवल की बात करते हैं और उन्होंने सारा फोकस ऑन मैक्रो लेवल पे रखा है। तो एक शायद खराबी और तकनीकी खराबी वहां आ सकती है। और दूसरा, इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं। इस 130 करोड़ लोगों के जिसकी धर्म, जातियां, लैंग्वेज, खान पान सब बिल्कुल अलग है, उस पॉपुलेशन में अगर आप सिर्फ 3000 सैंपल लेकर के कोई रिपोर्ट बनाएं, तो शायद कहीं ना कहीं गलती होने की आशा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो चीजें बहुत पर्सनली
इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जो आपने बताया कॉन्सेप्ट, जो हम पूरे विश्व को सकारात्मकता पढ़ाते हैं और बताते हैं, जो कामनेस है, जो हमारी ट्रेडिशन है, उन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पे कहीं कोई बात नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल से इसलिए हम शायद थोड़ा पीछे रह गए हैं, बट अगेन आई विल से कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टडी विच वी कैन ब्लाइंडली लुक इनटू। कानन, यहाँ पर मैक्रोस की बात की डॉक्टर आशीष ने। ठीक है, ये बात सही है कि कहीं कहीं मैक्रो एनवायरनमेंट आपकी वेलबींग और आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये तो इनर इंजीनियरिंग है ना एक तरह से। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अगर आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, तो बाहर की दुनिया तो आपको परेशान करने वाली लगेगी ही लगेगी। आपको खुद के परिवार के लोग परेशान करने वाले लगेंगे अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो क्या आपकी अंदर की जो केमिस्ट्री है वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होती? See, I always say कि happiness is a choice. राइट। ये हमारी चॉइस है, ये हमारी एक परसेप्शन है, एक विचारधारा है। अगर हम पॉजिटिवली सारी चीजों को देखते हैं तो वो हमें ऑलवेज हैप्पीनेस देगी। पर अगर हम हर चीज में गलती निकालेंगे या हर चीज में हम उसको नेगेटिव वे से देखेंगे तो हम दुखी ही होने वाले हैं। सो इट्स बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है वो हमने एंजॉय नहीं करना है, पर हमारे पास जो नहीं है उसका हमने रोना है। तो बेसिकली हैप्पीनेस, लाइक आई सेड, इट्स अ चॉइस। आप क्या प्रेफर करोगे, जो है उसे एंजॉय करना या जो नहीं है उस पे रोना? आपको आपके फोकस पर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में वो इस कदर शामिल हो जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आने लगता है। भरत, आप एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और कई रिपोर्ट्स में यहाँ पर फ़िटनेस और हैप्पीनेस को लिंक करके बताया गया है। आपके ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, क्योंकि आजकल जो है फ़िटनेस एक्सपर्ट का आधा से ज़्यादा काम तो मेरे ख्याल से एक थेरेपिस्ट या एक काउंसलर के जैसे हो जाता है, क्योंकि पहले आप अपने क्लाइंट को काउंसिल करते हैं, उनको समझते हैं, उनको समझाते हैं, उसके बाद उनके लिए एक वर्कआउट डिजाइन करते हैं। क्या आपके क्लाइंट्स को देख के आपको लगता है कि भारतीय नाखुश हैं या कहीं ना कहीं कमी है उनके हैप्पीनेस में? हाउ डू यू लुक एट इट? द थिंग इज के वो जो स्ट्रेस है जो उनके साथ आता है व्हेन दे एंटर द जिम, वो है ही। बट द थिंग इज के जैसे बोला जाता है कि व्हेन यू वर्कआउट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी, जो हमारा ब्रेन है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन, डोपामाइन एंड एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं, जिससे वो जो हमारा ब्रेन केमिकल रिलीज करता है उससे वो हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैम ने कहा अभी कि हैप्पीनेस इज मोर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, तो उससे पहले आपका खुद का माइंडसेट उसमें बहुत डिपेंड करता है। लाइक हाउ डू यू, if you are willing to go to the gym or start your workout, like you can do anything, but you have to start it. like mindset बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसमें। जब आप अपना mindset रखोगे and when you start working out, discipline, आप अपने discipline को देखते हो, आप अपना पूरा daily routine बनाते हो, what I have to do, that helps for your stress and all। but the thing is कि आपका mindset बहुत जरूरी होता है। जो एक्सरसाइज है, फिटनेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, बट दैट्स द सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट। अगर आप खुद से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट ऑफ योर एक्सरसाइज, बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, राइट? पॉइंट उठाई है डॉक्टर आशीष, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपने मैक्रोज यहाँ पे काउंटिंग तो किए हैं। देखिए ये सारी दिक्कतें तो हैं ही, और मेरे ख्याल से ये जो देश, हमारे पड़ोसी देश जो हमारे आगे निकले हैं, मेरे ख्याल से इस तरह की मैक्रो की दिक्कतें तो हमसे ज़्यादा उनकी जगह पर है, उनके देशों में है। ठीक है, तो माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगे? और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि महामारी के दौरान जो लोगों का माइंडसेट बिगड़ा है, या जितनी भी हमने मेंटल हेल्थ को लेकर शिकायतें सामने आती हुई देखी हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि हम रिपोर्ट में इतने पीछे हैं? एज ए रिसर्चर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट, एक जीनी एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे अगर आपके सामने एक जीनी आता है और आपको बोलता है कि आप मुझसे कुछ मांगिए, तो जनरली लोग सारी चीजें मांगते हैं, पैसा, शोहरत, पावर, एवरीथिंग दे आस्क, बट वो हैप्पीनेस नहीं मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया जाता है कि
आपको सारे पैसे, सारी शोहरत मिल भी जाए, बट अगर आप खुश नहीं है तो फिर आप क्या मांगोगे? और जब ये याद दिलाई जाती है तो फिर 90% लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो व्हाट इट मीन्स इज कि हैप्पीनेस सबको चाहिए, बट इट इज नॉट ऑन द प्रायोरिटी। समटाइम्स हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, या फिर अगर ये चीज हमें क्यों नहीं मिल रही है और बगल वाले के पास ये ऐसा क्यों है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने बारे में ना सोच के अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में सोचना ज्यादा पसंद करते हैं और कंपैरिजन में जिंदगी की निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम कुछ भी करें, नेशनल लेवल पे एक हैप्पीनेस की पॉलिसी बनाएं या फिर स्कूलों में हैप्पीनेस पढ़ाएं एज ए कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम सब चीज पढ़ा देते हैं बच्चों को, बट जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो दे रियलाइज कि उन्होंने वो मुकाम तो हासिल कर लिया जो उन्होंने सोचा था एज ए चाइल्ड, बट समवेयर दे आर नॉट हैप्पी। और जो मेरे रिसर्च के हिसाब से अराउंड 80% पीपल जो काम करने को जाते हैं, given an opportunity they would like to do something else। तो आप समझिए 90,000 आवर्स ऑफ योर लाइफ आप किसी काम में डूबे रहते हैं और उस काम को आप पसंद नहीं करते, तो आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। तो मेरे हिसाब से माइंडसेट पे जाने के पहले हमें एक इकोसिस्टम की बात करनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटली हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कि हमारी प्रायोरिटी सेट में नहीं है और हम लोगों को ये बता नहीं रहे हैं कि आप जेनरोसिटी, करेज, ऑप्टिमिज्म, होप, रिजिलियंस, इस तरह की जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है वो हम आपको बचपन से कैसे सिखाएं ताकि आप किसी भी सिचुएशन में रहें, you will still be happy because you know there is a silver lining of everything। कहीं ना कहीं ये सीख देने में डॉक्टर आशीष भारत क्या मिसाल नहीं है बाकी दुनिया के सामने? क्या हमारी धरोहर क्या इसी बुनियाद पर नहीं खड़ी है? बिल्कुल है, और इसलिए ये रिपोर्ट मुझे बहुत सरप्राइज करती है। अगर मैं स्टोरीज निकालूं इंडिया से तो एक से बढ़कर एक स्टोरीज हैं जो ये बताती हैं कि हम कितने रिजिलियंट हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप पैसे आपके पास हैं तो आप हैप्पी हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हैप्पी हैं, जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है। और यही चीज शायद हम इन रैंकिंग्स में भी देख रहे हैं कि जो कंट्रीज की जीडीपी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रूडेंस ज्यादा अच्छा है, तो लोगों को लगता है वो अच्छी बात है। बट आई फील कि अगर आपके जो पास आपको शायद माननी पड़ेगी। देखिए जो टॉप 5 देश हैं डॉक्टर आशीष, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, ये वो 5 हैं जो सबसे पहले आए हैं। और बाकी आप देखिए जो ताकतवर देश हैं जिनको हम संपूर्ण और समृद्ध कहते हैं, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, वो पहले 5 में तो छोड़िए, पहले 10 में भी नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है? जो वो देश जिनको हम इकोनॉमिकली या बड़े देशों की सूची में नहीं गिनते हैं वो देश आगे हैं, मतलब वहां पर लोग ज्यादा संतुष्ट हैं। जी, जो एक कल्चर होती है, एक जीने की जो कला जिसकी बात आप कर रहे थे, एक माइंडसेट की बात कर रहे थे कि हमें कितना चाहिए लाइफ से और हमें क्यों चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर अंदर जाऊं, और जब मैंने डेनमार्क विजिट किया और इन कंट्रीज को क्लोजली देखा तो 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी दिखी। एक तो चीज थी कि वहाँ पे ट्रस्ट काफी है एक दूसरे पे, पीपल आर वेरी ट्रस्टिंग ऑफ ईच अदर, और जेनरोसिटी, जो एक दूसरे को हेल्प करने की जो कोशिश है वो बहुत अच्छी वहाँ दिखाई पड़ती है इन कंट्रीज में। और तीसरी चीज है कि ऑनेस्ट हैं लोग इन टर्म्स ऑफ दे थिंक अबाउट नॉट ओनली अबाउट देमसेल्फ, बट वो ऑल्सो देखते हैं कि अपनी सोसाइटी को हम कैसे आगे करें। मे बी कंट्रीज लाइक इंडिया में जहाँ पे स्कैरसिटी है तो आप किसी और को हेल्प करने की जगह पे पहले अपने आप को हेल्प करना चाहेंगे, और शायद वो एक वजह हो सकती है। बट इन लास्ट 2 years जब कोविड में हम थे तो जेनरोसिटी स्कोर काफी बढ़ा है इंडिया का। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम प्रॉपरली काम करते रहें तो इंडिया विल बी इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट फ्रॉम वेयर इट इज राइट नाउ। रिपोर्ट या नो रिपोर्ट, अब हम बात करते हैं कि जीने की कला कैसे सीखी जाए, या इसको ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर हमें अपनी जिंदगी में इन्हें अमल में लाना चाहिए। कानन, आपसे शुरुआत करूंगी। आपके मुताबिक जीने की कला क्या है? जीने की कला, मैं 5 चीजें बताऊंगी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हैप्पीनेस से। फर्स्ट इज पॉजिटिव इमोशंस। मैं सारी एक्सप्लेन करूंगी पर पहले मैं बोल देती हूँ पॉजिटिव इमोशंस। सेकंड इज एंगेजमेंट। थर्ड इज रिलेशनशिप्स विद अ मीनिंग। फोर्थ इज मीनिंग एंड पर्पस, और फिफ्थ इज अकॉम्प्लिशमेंट्स। अभी ये 5 का मतलब क्या है? पहली है पॉजिटिव इमोशंस।
जब भी हमारे पास सारी इमोशनल रेंज होती है, हम गुस्सा भी होते हैं, हम सैड भी होते हैं, हम हैप्पी भी होते हैं, पर अगर हम एवरी इमोशन को परसीव करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारी जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है वो इतनी नेगेटिव नहीं लगेगी हमको, हम इतने दुखी नहीं होंगे क्योंकि हम उससे उभर पाएंगे। दूसरा है एंगेजमेंट। इंडिया में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वर्क के साथ, अपनी जॉब के साथ एंगेजमेंट लेवल का परसेंटेज बहुत कम है। जैसे डॉक्टर आशीष ने बोला कि हम सारे लोग जॉब पे जाते हैं, पर नेसेसरी नहीं है कि हम उसको एंजॉय करते हैं। तो एंगेजमेंट लेवल सारी इकोसिस्टम्स में, अगर आपका जॉब है या फैमिली है या सोशल लाइफ है, कोई भी चीज कहीं कोई भी इकोसिस्टम में एक एंगेजमेंट लेवल आपको कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन देता है, जिससे डायरेक्ट हैप्पीनेस होती है। थर्ड इज रिलेशनशिप्स विद अ मीनिंग। हमारे पास इतनी सारी रिलेशनशिप्स है, इतनी प्लेटोनिक है, इतनी सुपरफिशियल है कि घर जाके हमें पता भी नहीं चलता कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए मायने रखती भी है या नहीं। 15 लोगों को जानने से बेटर है कि हम 5 लोगों को अच्छी तरह जाने, और उससे भी बेटर है कि वो हमें जाने, जिससे हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता है। फोर्थ इज मीनिंग एंड पर्पस। अगर आपकी लाइफ में पर्पस है, आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी कि आप वो परस्यू कर रहे हैं, आप वो ड्रीम लिव कर रहे हैं। और फिफ्थ लास्ट इज अकॉम्प्लिशमेंट। जो भी हम पर्पस है, जो भी हमारा मीनिंग है, सोशल वर्क में कहाँ पे भी, अगर हम हैप्पी है, हमारा अकॉम्प्लिशमेंट और सक्सेस ऑटोमेटिकली हाई है। So that's what I believe. चलिए, ये था आपका प्रो टिप। भरत, मुझे ये बताएं, आप अपने क्लाइंट्स को जब काउंसिल करते हैं, कोई भी क्लाइंट को लेने से पहले, तो उन्हें जीने की कला कैसे सिखाते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक फिटनेस ट्रेनर तो बन के नहीं ना रह जाते, आपको उनकी लाइफ को डिसिप्लिन करना होता है ताकि वो अपने गोल में कामयाब हो, अपने गोल को अचीव करें। तो मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक एक कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ कैसे जीनी चाहिए, जिसमें हेल्थ भी हो, मेंटल स्टेबिलिटी भी हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो? क्या टिप्स देते हैं आप अपने क्लाइंट को? कैसे उन्हें समझाते हैं कि आपको ऑल वेल राउंडेड लाइफ जीनी है? तो जब क्लाइंट एंटर करते हैं एज इट इज, वो लोग ऑब्वियसली हमेशा स्ट्रेस के साथ ही एंटर करते हैं। लाइक बहुत रेयरली कोई ऐसा आता है जो हैप्पीली आए यहाँ पे कि हमें आज वर्कआउट ही करना है। बाकी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी हैज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिर अभी जैसे वो आया, तो I can't push him to do this and that, and I can't be silent, dead silent. I have to talk to them. Like वो लोगों का जो भी issue है, we talk it out, we sort it out, and then obviously discipline. Discipline is the important thing. The most important thing is discipline. Like mindset and discipline, it goes hands to hand. Like अगर आपका mindset है कि मुझे सुबह उठ के जिम जाना ही है, मुझे सुबह उठ के वर्कआउट करना ही है, that's it. You have done for the day. Like तुमने mindset कर लिया है, then you'll go and you will work out. At the same time, जब what I see as a, मतलब जो भी आपने, जैसे आपने पूछा कि मैं जीने का तरीका कैसे देखता हूँ, तो the simplest thing is कि हमें बचपन से सिखाया गया है health is wealth. Like आज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी लोग स्ट्रेस में है, it is because they are running behind wealth, they are running behind, they have their own responsibilities, but at the end what it is health. Your health is your wealth. अगर आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा, so I don't think so you can do anything. It makes sense. टोटली यहाँ पर सही कहा आपने कि पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और यहाँ पर सेहत केवल फिजिकल की बात नहीं हो रही है। आपने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप ज़िंदगी में बदलाव देख रहे हों तो अपनी मानसिकता को बनाए रखना, और ख़ास तौर से पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर आशीष, मुझे ये बताएं, अब मैक्रोस तो हमारे ठीक नहीं है, आने वाले सालों में कोशिश तो यही होगी कि हम सबको एक बेहतर लाइफस्टाइल का मौका मिले भारत में, लेकिन जब तक ये हो तब तक आप क्या प्रो टिप देंगे? आपके मुताबिक जीने की कला क्या होनी चाहिए? मैं तो ये बोलूंगा, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। आप ये जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो काफी फिट बैठती है इस बात पे कि आपको आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आपके पास वो सारी चीजें हैं जो शायद लोगों के पास ना हो,
या फिर जो भी भगवान ने दिया या फिर जो भी हमारे पास है, दिस इज गुड इनफ एंड वी कैन बिल्ड फ्रॉम देयर। तो एक ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम अगर खुद अपने हैप्पीनेस के बारे में हमेशा सोचते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम खुश हो जाएंगे। बट अगर हमारी लाइफ में जेनरॉसिटी, काइंडनेस और अल्ट्रुइज्म आए, जहाँ पे हम किसी और को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी लगाएं और कम से कम ये बोलें कि 1 या 2 लोग हमारे चलते खुश हों, तो शायद खुशी आपके पास डेफिनेटली आएगी। और तीसरा और आखिरी पॉइंट मैं बोलूंगा कि आपको खुद आप खुश कर सकते हैं, नोबडी एल्स कैन मेक यू हैप्पी। तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव कंटेंट के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ रहना पड़ेगा, ना कि ऑलवेज गेट ड्रॉन इनटू नेगेटिविटी। क्योंकि गॉसिप करने वाले तो बहुत हैं, बट अच्छी बात करने वाले और अच्छा सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा और उनके साथ मिलके समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, तो शायद आप तो खुश होंगे ही और आपकी सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं वो भी बहुत खुश होगी। बिल्कुल, आपने अब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका समअप किया है। तो सादगी से जिए, एम्पैथाइज करें, थोड़ा सा कंपैशनेट रहें और अगली बार जब किसी से मिले तो उनको हाउ आर यू की बजाय ज़रूर पूछिएगा हाउ हैप्पी आर यू टुडे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।